बेटा अगर ऐसे कंसिस्टेंट रहोगे ना बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा तुम्हारा। बस ये है कि ये नहीं है कि भाई मन क्या बीच में छोड़ दिया, कंसिस्टेंट रहना बस। कुछ बच्चे तो बहुत ही मतलब ऐसा होता है चाहे रात को 2 बजे तक जाग के करना पड़े लेकिन करके सोते हैं। काफी बच्चों को मैं नोटिस कर चुका हूँ ये बात कि कईयों का होता है चलो कल करेंगे, वो जब तक होता नहीं वो रात को 2 बजे भेज के ही सोएंगे। बहुत अच्छी बात है ये। तो स्टार्ट करें, चलो बेटा देखो आज हमें कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर करना है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, एन फैक्टर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना। एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज पर मोलिक्यूल। ये मेरा क्या होता है एन फैक्टर, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं एग्जांपल लिख रहा हूं KMnO4 है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में। किसमें होता है Mn2+ में। तो मुझे बताओ यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा बताओ कितनी है, +7 है, बताओ हाँ या ना। और यहाँ पर कितनी है +2। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये +7 से +2 में जा रहे हैं, तो मुझे बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है चेंज, बोलो बेटा कितना है चेंज। तो डेल्टा OS लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं स्टेट 5 है बेटा, यहाँ साइन नहीं देना, बस चेंज देखना है, ठीक है, साइन नहीं। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में Mn का कितना नंबर है, एक, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। बोलो क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद 2-3 तुम करोगे, ठीक है। K2Cr2O7 से जा रही है Cr3+ में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा बताना, सारे बताऊंगा, मैंने बोला था इसको ये तो रट जानी चाहिए, तुम्हें इतनी बार कर लो। कितनी आएगी, और यहां पर कितनी है बेटा, बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं देखनी। मुझे बताओ यहां पर चेंज कितने का आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है 3 का। तो मेरा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम में कितने एटम है जिनका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2, मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना हो जाएगा 6। बोलो क्लियर है। तो याद रखना ये एन फैक्टर की वैल्यूज याद ही हो जाएगी, इतनी बार करा दूंगा इनको, ठीक है। अब तुम्हारे एग्जांपल, तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें निकालने हैं इनके। इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर निकाल दो। बेटा यहाँ पे कार्बन का ही चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी देख देख के किसका चेंज हो रहा है, मैंने लिख दिया फिर भी। यहाँ पे सल्फर का ही चेंज हो रहा है, मैं मार्क भी कर रहा हूँ, वैसे मार्क मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है, मैं यहाँ पर फिर भी मार्क करके दे रहा हूँ। इन तीनों का निकालो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट निकालो।
गया? बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, अरे यार अभी तेज जो तुमने क्वेश्चन पूछ लिया ना, अगर ये क्वेश्चन भाई मैं तुम मेरे सामने होते मैं बेहोश हो जाता। जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो बता दो। हमने 4 क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, 4 क्लास में 4 क्लास लगाई हमने। कराने को मैं एक में करा देता। मैंने 4 क्लास ली थी ऑक्सीडेशन नंबर सिखाने में। और तुम्हारा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? बेटा ये क्वेश्चन बोल दिया ना, हार्ट अटैक आ सकता है बस मुझे। 4 क्लास में तुमने कैसे निकाला ये बता दो। अगर तुम मुझे आज पूछ रहे हो कि कैसे निकालेंगे, चलो मैं मानता हूँ पहली क्लास में है, दूसरी क्लास में 4 क्लास ली मैंने। तुमने एक बार भी उस टाइम पे मुझे नहीं बोला बेटा एवरेज मेथड की तो 4 क्लास ली मैंने। हर क्लास में हमने एवरेज तो निकाला है, एवरेज ही लगाना होता है। अब तुम अगर मेरे को बोलोगे सर एवरेज वाला बता दो एक बार, इसका मतलब तुमने 4 क्लास पढ़ी ही नहीं। किसी और को दिक्कत है निकालने में? फिर कराता हूँ। और किसी को भी है? बेटा ये चीज तो मैं पहले क्लास से ही निकाल रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी वजह से तो मैंने 4 क्लास ली ताकि तुम आगे ना दिक्कत हो तुम्हें। इसका मतलब पढ़ाई नहीं की तुमने। पहले दिन पूछते अलग बात थी, चलो होता है। 4 दिन बाद पूछ रहे हो, 5वें दिन। वो तो रिपीट करूंगा लवन्या, वो करूंगा, वो मुझे पता है। लेकिन जो चीज 5 दिन मैंने करवाई है उसको आज बोल रहे रिपीट करने को, तो मुझे अटपटा लगेगा ना। देखो हर फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर मुझे बताओ चेंज कितने का आ रहा है, यहाँ चेंज कितने का आ रहा है। देखो मैं दूसरा मार्कर से लिख देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर है +2 में, ये प्लस, चल जा। देखो ये +2 में और ये +3 में, तो चेंज कितने का आया? 1 का। ठीक है, तो 1 × नंबर ऑफ एटम्स, एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स है इसके, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें आओ। इसमें कार्बन में कितना आ रहा है, कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +3। यहाँ कितना आ रहा है? तो चेंज कितने का आ रहा है, चेंज, चेंज कितने का आ रहा है? 1 का। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में इसके 2, तो आंसर क्या बन जाएगा? ठीक है, इसमें आ जाओ लास्ट में। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +2। यहां पर ठीक है, चेंज कितने का आ रहा है, चेंज 0.5। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। देखो तो कितना बन जाएगा? बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? बेटा एन फैक्टर का मतलब होता है एक्चुअल में नेट चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो हम यहीं से निकालते होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? और क्वेश्चन दो इस पे, बड़े आगे और क्वेश्चन दो। बेटा उससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। बैलेंस भाई, रिडॉक्स का मतलब ये बैलेंसिंग नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। निकालो इनकी वैल्यू निकालो, मैं और क्वेश्चन लिख दूं। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया मतलब उसको सारा क्लियर है। ये क्वेश्चन इसका सबसे ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें अगर एन फैक्टर निकाल दिया तुमने,
ये सारे और कर दो फटाफट। हाँ बेटा, मनिका जिसका एन फैक्टर निकालना होता है वो, जिसका एन फैक्टर निकालना होता है वो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला देखते हैं कौन कर पाता है, मतलब जिसने ये कर लिया मतलब सारा समझ चुके हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, बस ये मैंने पॉइंट में दे दिए तुम्हें डराने के लिए। देखते हैं कौन डरता नहीं है देख के। हाँ बेटा देखो, पहले का एन फैक्टर बताओ। ये 0 से जा रहा है -1, एक का निकालना होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन का 0 है -1, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ठीक है, साइन नहीं लेना, बस चेंज देखो। -1 और 0 में चेंज कितना है? 1 का चेंज है। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इधर देखो, अब इधर, अब मैं इसका पूछ रहा हूं एन फैक्टर, ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? चेंज कितने का है? 1 का ही होगा, देखो -1 से 0 जा रहा हूं, लेकिन यहां पर एक में एटम कितने हैं? मतलब देखो, मतलब अगर कोई एग्जामिनर तुमसे पूछे, ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, अगर वो तुमसे बोले कि इसका एन फैक्टर बताओ, तो आगे वाले का, या ऐसा बोल दे, ध्यान से समझना, काम भाग गया, एक मिनट, टेस्टर कौन गया, ये रहा, ठीक। अगर मैं तुम्हें बोल दूं इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम्हें क्या करना है? मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। अगर मैं बोल दूं इसका वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर, तो यहां पर मैं एन फैक्टर क्या पुट करूंगा? 2। लेकिन इसके लिए अगर पूछेगा तो एन फैक्टर क्या पुट करूंगा? 1, क्योंकि इसके लिए जब मैं चला रहा हूं तो मेरे i माइनस से i2 जा रहा है, देखो मैंने अलग से लिख दिया था, इसको तोड़ के उल्टी लिख दी थी, तो यहां पर इसका एन फैक्टर तो 1 है, और मोलर मास कितना होगा? i का जो होता है, ठीक है, और यहाँ पर मोलर मास I2 का एन फैक्टर 2 क्यों आएगा? क्योंकि इस रिएक्शन का इधर की तरफ रिएक्शन का 2 होता है। समझ रहे हो? मतलब हम दोनों तरफ का एन फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली अगर एग्जामिनर पूछ रहा है इधर की रिएक्शन दे रखी है तो वो इसी का पूछ रहे, अगर वो इसका पूछ लेगा तो तुम I2 से I माइनस बना दोगे उस रिएक्शन को, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये वाली बातें दोनों समझ आ गई, ठीक है। अगर मैं यहां पर 2 भी लगा दूंगा, 2 लगा भी दूं, तो तुम्हारा एन फैक्टर नहीं बदलेगा। रीजन, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो देखता है, ये तो 2 मॉलिक्यूल हो गए ना, अलग अलग हो गए, तो ये 2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर मैं लगा भी देता हूं, एन फैक्टर तो भी मेरा 1 ही रहेगा। समझ रहे हो? 2 का मतलब तो हो गया 2 अलग अलग, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या होता था? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, अगर ये 2 लगा भी दूंगा तो भी एक मॉलिक्यूल में तो एक ही रहेगा ना। अरमान बेटा कुछ था ही नहीं इनमें बताने के लिए, बताने वाला तो ये मान सकता हूं मैं, ऊपर वालों में तो क्या है बताने वाला दोबारा, ऊपर वाले तो जैसे अभी तक सारे किए वैसा ही है। समझ रहे हो बेटा? .9x -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा? 20/9। इतनी बात क्लियर है बेटा? पहले बताओ, 20/9 आ गया सबका, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 4+3। बोले इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट आया 3, यहाँ पर आया 20/9। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चेंज मतलब 3 - 20/9, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। अगर ये बड़ा है तो इसमें से माइनस कर दो, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब हमें पता है ये 3 बड़ा है इससे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एफ है? इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एफ है बताओ? 0.9, तो मल्टीप्लाई बाय 0.9, वही फॉर्मूला लगाया,
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन ईच इन वन मॉलिक्यूल, तो कितना बन जाएगा ये 7/9 इंटू 0.9, तो कितना बन जाएगा 0.7। ठीक है बेटा, था सिंपल ही, लेकिन बच्चे देख के डर जाते हैं कि यहाँ पर तो पॉइंट में आ गया, तो हमें डरना नहीं है, हमें तो वैसे ही करना जैसे करते हैं। बहुत बढ़िया यक्षित, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा सबको, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब मोहर सोल्ट क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मोहर सोल्ट क्या होता है? मैंने बता रखा है शायद पहले भी, FeSO4 डॉट NH42SO4 डॉट 6H2, ये मेरा मोहर सोल्ट होता है। सबको पता है या नहीं पता था? शायद मैंने बताया था पहले, ये मोहर सोल्ट होता है। सोचो इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन काम का हमारा सिर्फ इसमें से क्या आएगा Fe। मतलब ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था Fe2 प्लस गिविंग Fe, क्योंकि सिर्फ इसी का चेंज होएगा, बाकी वो चेंज ही नहीं होना। इसका मतलब इसमें डराने के लिए है, कितना बड़ा फॉर्मूला है, काम इसका बस Fe2 प्लस Fe प्लस 3 का, एन फैक्टर वही आएगा जो भी हमने कर लिया था, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी का एन फैक्टर चेंज ही नहीं होगा। क्लियर है बेटा? बोलो आया ना? बेटा क्या रिपीट करना है यार, बताओ क्या रिपीट करना है? क्या रिपीट करूं प्राची बताओ, अबीर बताओ, अबीर कह रहा हूं, अभिजीत बताओ क्या रिपीट करना है? बेटा मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, क्या रिपीट करना है तुमने? ये वाला करना है रिपीट या ये वाला, ये बताओ कौन सा रिपीट कह रहे हो गया अभी तेज? प्राची क्या रिपीट करने को कह रहे हो बताओ? बेटा कुछ भी नहीं है, मैं एन फैक्टर निकाल रहा हूं, और एन फैक्टर का फॉर्मूला है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया इधर, तो कुछ भी नहीं किया, पहले इसका है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इसका निकाला, इसका है 20/9, तुम्हें आता निकालना, इसका निकाला, दोनों को माइनस किया, और देख लिया इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई। और यहाँ पर क्या, मोर सोल्ट से Fe3+। मोर सोल्ट का फॉर्मूला ये होता है सिर्फ डराने के लिए, हमारा काम सिर्फ ये आता है इसमें से Fe उठा लो, तो ये दोनों एक ही टाइप बन गए। बस इसको मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि चेंज सिर्फ Fe का होता है। बोलो भाई, बोलो कृतिका। रब कर दो बेटा, ये नोट कर लिया? करो नोट करो फटाफट, तो इसको रब कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब इससे बच्चे डरते होते हैं ये वाले से। कृतिका बेटा एन फैक्टर को समझने के लिए टाइम लगता है, नई चीज है बिल्कुल, नई चीज को समझने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, तो प्रैक्टिस ही करते रहना तुम्हें। मैंने कोशिश किया मैं सब कुछ कवर करूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सारा तो हो नहीं सकता, फिर बुकलेट इतनी मोटी बनाई क्यों अगर सारे क्लास में हो जाए? इसका मतलब तुम्हें वहां अप्लाई करना है और फिर धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूं। आओ देखो बेटा, मैं तुम्हें को ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, ट्रिक्स, ट्रिक्स पर ध्यान देना। तो ये ट्रिक्स है, वैसे तो मैं जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो अच्छे से बताऊंगा, अभी बस हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, वो आइडिया क्या ध्यान से समझना। मैं अभी बात करने वाला कुछ ऑक्सी एसिड्स की। किसकी? ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड वो होते हैं जहां पर मेरा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ऐसे एसिड जिसमें और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, समझ रहे हो? मतलब हल्का हल्का आइडिया हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे H2SO4 है, H2SO4 ऑक्सी एसिड है, क्योंकि अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है? तो ये मेरा ऑक्सी एसिड हो गया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं HCl, कि HCl ऑक्सी एसिड है,
नहीं, वो क्या मेरा मिनरल एसिड होता है, तो मैं उसको ऑक्सी एसिड में नहीं लेता। तो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जहां ऐसे एसिड जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है पहले। अब मैं इनकी ना तुम्हें नेमिंग करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? नेमिंग। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता नेमिंग कहाँ से होती है, वो रट्टे मारते हैं। अभी मैं तुम्हें उसका पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ, नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले लिखना यहाँ पर, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, उसका नाम होता है, ध्यान से समझना, उसका नाम होता है इक एसिड। क्या नाम होता है? इक एसिड। एक एग्जांपल लूंगा, पहले इस चीज को सारा लिख लेना साथ साथ। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम में से दो कम कर देता हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में से दो नंबर कम कर देता हूं, ठीक है, उसका नाम हो जाता है अस एसिड। अभी सारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में से चार कम कर देता हूं, ठीक है, उसका नाम हो जाता है हाइपो अस एसिड। ठीक है, बस आइडिया दे रहा हूं, अभी तुम्हारा काम आएगा आगे। अगर मैं मैक्सिमम में +2 कर देता हूं, उसका नाम हो जाता है मेरा पर, फिर बीच में कुछ आएगा, इक एसिड। ठीक है, अब इसका हिंट दूंगा, टेंशन ना लो। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब एक तरह कंसेप्ट है जो किसी बच्चे को, मतलब काफी बच्चों को पता ही नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान समझना। और भी होता है, अभी मैं तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत कुछ होता है, ट्रिक्स छोटी छोटी। यहाँ पर तुम्हारे जो काम के वो बता रहा हूँ। अब देखो, एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया H2SO4। मुझे बताओ उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो बेटा, कितनी है? बोलो। +6। मुझे बताओ, क्या ये उसकी मैक्सिमम है? क्या ये ऑक्सीजन की सल्फर की मैक्सिमम है? अगर वो मैक्सिमम है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, मैक्सिमम वाले का नाम क्या होता है? इक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं तुम्हें बोल दूं H2SO3, मुझे बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? बोलो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें क्या आ रही है? +4 आएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये उसकी मैक्सिमम से दो कम है? तो मैक्सिमम से दो कम वाले का नाम क्या होता है? अस एसिड। तो क्या आ जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। ये नेमिंग का एक ट्रेंड होता है, हम जो रट्टा मार रहे होते हैं, पूरा एक नोमेनक्लेचर होता है, पूरा एक तरीका होता है लिखने का। अगर मैं बोल दूं H2SO2, उसका नाम क्या होगा बताओ? यहां पर मेरा +2 में चला गया, ये क्या नाम होगा इसका? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। बेटा समझ रहे हो ये चीज? अगर मैं लिख दूं H2SO5, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? सल्फर की, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? बेटा यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, +8 आएगी। यहां पर ये नहीं देखना, यहां पर जब एवरेज से फॉर्मूले से निकालता है ना, सिर्फ वो देखनी है। ये ना सोचो कि सर +8 होती नहीं है, हमें भी पता नहीं होती, लेकिन यहां से मैं नेमिंग के लिए बता रहा हूं। अगर कैलकुलेट करके +8 आ रही है नहीं ये, लेकिन बस ये हाइपोथेटिकल वाली जो हमारी आई है, तो उसका नाम क्या हो जाता है मेरा? पर देखो, मैक्सिमम में दो ऐड हो गई, 6 + 2 हो गया ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ये उनका नाम करने का तरीका है। समझ गए सारी नेमिंग? सारी नेमिंग समझ गए बेटा? एक नाम आता है ऑर्थो। ऑर्थो, बेटा ऑर्थो का मतलब है कहीं पर भी लगा दो जहां उनका मन करे। मतलब ऑर्थो कुछ वो लॉजिक नहीं है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देता हूं। समझ रहे हो? तो ऑर्थो जिसका कोई भी नहीं उसका ऑर्थो। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अलग सा लग रहा था तो हमने ऑर्थो लिख दिया। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम वालों के आगे कई बार ना ऑर्थो भी लगा देते हैं। नहीं भी लगाए लगाए, एक ही बात है, आंसर वही रहेगा।
तो चाहे इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलो चाहे ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुमने ये कर लिया है, मुझे नाम बता देना H3PO3 का, H3PO4 का, H3PO2 का और H3PO5 का। इनके एक बार नाम बता दो मुझे। बेटा ऑर्थो का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे होता है ना कई लोग होते हैं अपने नाम के आगे कुछ लगा के चलते हैं, जैसे मान लो कई जैसे राव होते हैं, यादव लोग होते हैं, वो अपने नाम का आगे कहते हैं राव साहब, राव सौरभ यादव, मतलब वो बस एक नाम आगे रखा हुआ है वैसे ही बस। तो ये ऑर्थो भी बस ऐसे ही लगा देते हैं, उसका कुछ वो नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो भी वही बात। अब इन सबका नाम बताओ मुझे जो मैंने ऊपर लिखे हैं। मुझे बताओ फास्फोरस की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फास्फोरस की मैक्सिमम +5। तो +5 वाले का नाम क्या हो जाएगा, +5 वाले का नाम फॉस्फोरिक एसिड, समझ रहे हो, फॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसे करके चारों का नाम लिख दो। लिख दिए सारे नाम, फटाफट लिखो। हो गया, देखो बेटा, देखो यहां पर मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7, यहां आ रही है +3, यहां आ रही है +5 और यहां आ रही है +1। तो अगर मैं इनके नेमिंग पर जाऊंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, फोस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो फोस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फोस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर फोस्फोरिक एसिड। समझ गए सारे, सिंपल है ना। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, इसी पर बेस्ड है, फटाफट कर डालो। तुम्हें इनके नेम बताने हैं। इन तीनों के नेम बता दो रैंडम, जो मैं तीनों लिखे हैं। बेटा ध्यान रखना, इस चीज को मैं हेलोजेंस पर नहीं लगाऊंगा। हेलोजेंस का बताता हूं क्या लगाएंगे, हेलोजेंस का थोड़ा अलग हो जाता है। बताओ फटाफट। देखो इसका नाम ये देखो कितनी आ रही है इसकी, प्लस कितनी आएगी 3, और बोरोन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3, तो नाम क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड।
समझ रहे हो बेटा? अब देखो कितना नाम आसान लगेंगे तुम्हें ये ट्रिक्स के बाद। अगले का नाम यहाँ +5 तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। सारे समझ गए यार, बढ़िया बच्चे यार तुम। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसको रब कर देता हूं, ये तो तुमने लिख ही लिया होगा। ध्यान रखना, उसके साथ लिख लो, यहां पर अलग से लिख लेना, बट फॉर हेलोजन्स, बट फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। मतलब हेलोजन्स के ऑक्सी एसिड में हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज। देखो, एक मेरा होगा मैक्सिमम वाला, यहां पर मैक्सिमम +2 नहीं होता, ठीक है। एक मेरा होगा मैक्सिमम -2, एक होगा मैक्सिमम -4, और एक होगा मैक्सिमम माइनस, ठीक है, 6। तो ध्यान रखना, यहां पर हम एक एक बिरादरी को शिफ्ट कर देंगे। वहां पर मेरा मैक्सिमम +2 का नाम क्या होता था? मैक्सिमम +2 का पर इक एसिड होता था ना, पर इक होता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वाले का पर इक हो जाएगा हेलोजन्स के केस में, क्योंकि वहां पर ना बहुत लंबी बिरादरी आ गई। देखो, इनके केस में +6 तक आते ही नहीं है, और इसके अंदर ना नीचे वाला बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हमें नाम को ना शिफ्ट करना पड़ जाता है, ऊपर 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 एक एक। तो मैक्सिमम वाले का नाम होता है पर इक एसिड, उससे नीचे वाले का होगा इक एसिड, उससे नीचे वाले का अस एसिड, मतलब सीक्वेंस वही है, और लास्ट वाले का हाइपो अस एसिड। बस यहां क्या हो गया? मैक्सिमम वाले का नाम हो गया ये। तो एक एक उसके बाद पीछे चले गए, शिफ्ट हो गए। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, इनके नेम बताओ। तो ये अपना +7 में, ये +5, ये +3 और ये +1। तो यहां पर मैक्सिमम वाले का नाम क्या होता है? ये। तो क्या नाम हो जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्लोरिक एसिड, इसका नाम क्लोरस एसिड। देखो बेटा, मैं तुम्हें ना पूरा सीक्वेंस समझा रहा हूं, मतलब पढ़ा, मतलब वो ही समझा दे तुम्हें मेथड ही क्या होता है इनकी नेमिंग का। एक्चुअल में भी ऐसी नेमिंग होती है, हाइपो क्लोरस एसिड, वरना अभी तक हम रट्टा मार रहे होते हैं। आप तुम अपने आप कोई भी नाम लिख सकते हो। लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया या लिख रहे हो? नहीं लिखा? लिखो, मनी का लिखो फटाफट। बेटा ये ट्रिक्स बहुत काम की है, ये कहीं पे पढ़ाई भी मतलब बहुत कम होता है कि पढ़ाई जाए। मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि हर चीज रट्टा नहीं मारना होता, कंसेप्ट होता है प्योर। डन? चलो ये तो रब कर दो, इधर वाला तो। ठीक है, रब कर दो अब तो। चलो भाई, ये क्या था, हेडिंग डाल देना चाहे उसकी, वो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स थी, ठीक है, जो भी हमने सीखी है। अब मैं नेमिंग ऑफ अनाइन सीखूंगा, ठीक है। ये हमारे बहुत काम आएगी चीजें आगे ना, हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आती है, नेमिंग ऑफ अनाइंस। बेटा ध्यान से समझना, अनाइंस 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एट, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। एक होते हैं आइट, जैसे नाइट्राइट, सल्फाइड। और एक होते हैं आइड, ठीक है, आगे कुछ आता है, जैसे सल्फाइड हो गया। ये भी मैं तुम्हें सारे सीक्वेंस समझाई जा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कभी।
देखो बेटा, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 8 बनाने के लिए ना, जो मेरे इक एसिड है, सारे इक एसिड है, उनमें से सारे क्या कर दो, रिमूव ऑल हाइड्रोजन्स, रिमूव ऑल हाइड्रोजन्स। तो जो मेरा आयन बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं एट आयन। क्या बोल देते हैं उसको हम, एट आयन। जैसे H2SO4 में से सारे सल्फर निकाल दो, हाइड्रोजन सॉरी, तो क्या बनेगा, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है, H प्लस लिख दो इसको, दोनों H प्लस चलेगा तो ये बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट। HNO3 में से सारे हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, NO3 माइनस, क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रेट। समझ रहे हो कितना बढ़िया कंसेप्ट है जो हमें पता ही नहीं होते। ठीक है, H3PO4, ये सारे मैं ऑक्सी एसिड लिख रहा हूं, उसमें से अगर मैं नाम वो मैक्सिमम वाले सारे देखो, ये +6 में +5, ये +5, तो क्या बनेगा, SPO4 3 फोस्फेट। बोलो क्लियर है बेटा? देखो कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने सीख रहे हैं कि एट का मतलब क्या होता है, कि एट आयन किसको बोलते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ेगा, कंसेप्ट सीख लेंगे। आइट आयन को बनाने के दो तरीके हैं। क्या, आइट आयन को बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, अस एसिड में से, अस एसिड में से क्या कर दो, रिमूव ऑल H प्लस, रिमूव ऑल H प्लस। जैसे अगर मैं H2SO3 में से सारे निकाल दूं तो क्या बनेगा, SO3 2 माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइट। आज तक हमें यही नहीं समझ आया होता कि सल्फाइट क्या है, सल्फेट क्या है। अब हम उसी और उसी गंदगी को ठीक कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं H3PO3, सारे हाइड्रोजन निकाल दूं, क्या बनेगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फोस्फाइट। समझ रहे हो, क्लियर है ना कंसेप्ट, समझ रहे हो ना सारे बच्चे? ठीक है, लेकिन एक और तरीका क्या है, मैं क्या करूं, जो मेरा एट आयन है ना, एट आयन, जो मैंने एट आयन बनाया हुआ है यहाँ, एट आयन में से ना एक ऑक्सीजन निकाल दो, सिर्फ एक ऑक्सीजन। जैसे देखो मेरा सल्फेट है ना, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बनेगा, सल्फाइड। ठीक है, फोस्फेट है, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन जाएगा, फोस्फाइड। नाइट्रेट है, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये मेरे दो तरीके हो गए आइड आयंस बनाने के, या तो अस में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या एट में से एक ऑक्सीजन निकाल दो। आइडाइन कैसे बनता है, आइडाइन बनाने के लिए ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो। समझते हो, 6 होते हैं, दो और चाहिए, तो मैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव, उसका नाम क्या होता है, ऑक्साइड। अब तुम रिलेट कर पा रहे होगे, आज तक हमें पता ही नहीं था कि कहां से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव दे दूं, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास 5, बाहर से 3 ले लिए, टोटल 8, तो क्या नाम हो गया इसका, नाइट्राइड। देखो आइडाइड आ रहा है। अगर मैं कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं बाहर से, 4 होते हैं, 4 और ले लिए, क्या नाम बन जाएगा, कार्बाइड। समझ रहे हो, अगर मैं सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं बाहर से, क्या बन जाएगा, सल्फाइड। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, उसे एक ही चाहिए होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है ये, तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। समझ रहे हो, मतलब सारी सीक्वेंस क्लियर हो रही है ना, कि हमने ऐसे कैसे कर रहे हैं ये सब। बेटा आइड में क्या करना है, उसको खुद बताओ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा।
तो मैंने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसका नाम क्या हो गया? ऑक्साइड। नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते, 3 दे दिए, नाइट्राइट। कार्बन को 4 चाहिए होते, बाहर से 4 दे दिए, कार्बाइड। सल्फर को बाहर से 2 चाहिए होते हैं, 2 दे दिए, सल्फाइड। क्लोरीन को तो 1 चाहिए होता है, उसने 1 ले लिया, क्लोराइड। ऐसे जितने बनाने सारे बना सकते हो तुम। बेटा कुछ भी नहीं है, देखो मैंने क्या करना है, 8 से 8 बनाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, 8 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, ठीक है, और अस एसिड से डायरेक्ट बनाना है तो सारे हाइड्रोजन निकाल दो। बस एक ट्रिक्स है जिससे हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बताओ, लिख लिया सबने? अभी तेज यार, खुद लिखा करो यार, ये तभी तो समझ नहीं आता। पिक से क्या करोगे, खुद लिखो इसको। लिख लिया सबने? बताओ बेटा, ये याद नहीं रखना, दोबारा बता रहा हूं। कभी सोचो सर इसको याद कौन करेगा, ये तो मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करने के लिए बता रहा हूं, कभी इससे जिंदगी खराब कर लो अपनी। ये चीज है तुम्हारी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, पेपर में कोई बुक में भी जिक्र नहीं होगा इसका। ये तो सारी कंसेप्ट बिल्डिंग की चीजें हैं जो तुम्हारे कहीं ना कहीं पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पे काम आएंगी। तो ये रिडॉक्स चैप्टर है ना, समझो रिडॉक्स चैप्टर का पार्ट है, कहीं नहीं मिलनी ये चीजें। ये तुम्हारी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए चीजें बताइए, ताकि केमिस्ट्री में तुम्हें लगे कि भाई कंसेप्ट होते हैं, मतलब बाद में बिल्ड हो तुम्हारे कंसेप्ट। तो ये ना तो ना रट्टा मारना है, इसको समझना है बस। तो कभी इसको रात को बेटा वो इसका पाठ करने लग जाओ कि इसको याद करना है, पाठ करके याद नहीं करना इसको, इसको बस एक बार समझना है, ऑब्जर्व करना है। लिख लिया? रब कर दूं? बता दो यार, हाँ ना तो बोल दो। अभी लिख रहे हो? कौन कौन लिख रहा है? अभी लिख रहे हो? अभी अभी लिख रहे हो? लिख लिया? कौन कौन लिख रहा है? प्राची, अमूल्य, चैतन्य, सबका हो गया? कर दो रब? चलो भाई। नेमिंग ऑफ कैटाइन भी हल्की सी सिखा देता हूं। नेमिंग ऑफ कैटाइन हल्की सी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बेटा ध्यान रखना, अगर कोई अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब लोएस्ट नहीं लोअर, ठीक है, वो लो से अगर हाई में जा रहा है, तो लो वाले का नाम जनरली होता है अस अस, और हाई वाले का होता है इक एसिड। ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम इक बोल देते हैं। जैसे देखो Fe2+ है, उसका नाम होता है फेरस। Fe3+ है, उसका नाम क्या होता है? फेरिक। देखो यहां पर ही कम में था तो उसका नाम है अस, ठीक है, देखो अस, और ज्यादा में चला गया तो उसका नाम है इक। समझ रहे हो? बोलो। जैसे Sn2+ है, उसका नाम होता है स्टेनस, और अगर उससे ऊपर वाली में चला गया उसका नाम होता है स्टेनिक। ठीक है, वो भी समझाऊंगा। मतलब ये हल्की सी बात ध्यान रखना, कम वाले को हम अस बोलते हैं, ज्यादा वाले को इक बोलते हैं। बेटा ये कंसेप्ट बिल्डिंग ऐसी हो जाएगी, आगे जाके तुम्हें केमिस्ट्री फील करने लगोगे अगर तुमने ये सारी छोटी छोटी बातें सीख ली। लिख लिया बेटा? इसको फटाफट लिखो। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे यार OS बोलो या ON, मैंने तो पहली क्लास में बता दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर तुम्हारे लिए एक ही बात है। ठीक है, तो मैं कई बार ना गलती से ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देता हूँ, तो तुम उसको नंबर लिख लो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है, तुम्हारे लेवल पे बस हल्का सा फर्क होता है। कर लिया? चलो अभी अपना ये खेला खत्म, अब इसका अप्लाई करने का टाइम आ गया, ताकि तुम्हें प्रोडक्शन, अब हेडिंग डालो, अब तुम भगवान बन जाओगे, भगवान। प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा तुम भगवान बनने वाले हो, तुम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करोगे अपने आप। तुम्हें अगर मैं रिएक्शन नहीं भी दूंगा तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, इतनी पावर अब तुम में आ चुकी है।
ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं MnO4 माइनस की। ठीक है, क्या है ये MnO4 माइनस? बेटा ध्यान से समझना, अगर वो तुम्हें कभी भी दे रखा है ना H+ कंडीशन में, मतलब एसिडिक में, एक केस हो सकता है वो तुम्हें दे देगा उसको बेसिक, या तो बोल देगा उसको न्यूट्रल, या वो ऐसा भी लिख देता है कई बार स्लाइटली बेसिक, या बोल देता है एल्कलाइन, और एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिक। मतलब जब वो स्ट्रॉन्ग बोल देगा, बेसिक या बोल दो एल्कलाइन, एक ही बात होती है, बेसिक और एल्कलाइन का मतलब सेम है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर H+ में होता है तो वो Mn2+ में जाता है, अगर वो न्यूट्रल में जब होता है तो MnO2 में जाता है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेसिक में होता है तो MnO4 2- में जाता है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, तो मुझे इस Mn की, इस Mn की, इस Mn की, इस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दे दो फटाफट। देखो इसकी कितनी होगी +7, इसकी कितनी होगी +2, इसकी +4 और इसकी +6। सबके यही आई है, बताओ मुझे, बताओ इसका एन फैक्टर बता दो एक बार, इसमें भी एन फैक्टर बता दो और इसमें भी एन फैक्टर बता दो। पहले में कितना आ जाएगा 5, दूसरे में, अगले में बताओ 3, बहुत बढ़िया, और लास्ट में 1, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें इसको याद कैसे करना है? तुम्हें याद रखना है बांग्लादेश, BAN, बांग्लादेश का इंडिया के साथ एक बार मैच हुआ था, उसमें रन मारे थे उन्होंने 153। B फॉर बेसिक, A फॉर एसिडिक, N फॉर न्यूट्रल, और ये 153 के है उनके एन फैक्टर। वैसे तो निकाल भी सकते हो उसी टाइम पर, लेकिन ये ट्रिक है बस छोटी सी, कि एक इंडिया बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश ने मारते 153 रन, और बी फॉर बेसिक, बेसिक मैन फैक्टर 1 ये रहा, ए फॉर एसिडिक, एसिडिक मैन फैक्टर 5, और एन फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल मैन फैक्टर है 3। तो BAN मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच में 153 स्कोर किया, और वो 153 है उसके एन फैक्टर। अगला क्या हो गया? अगला हो गया मेरा Cr2O7 2-। बेटा वो तो हमेशा ही Cr3+ में जाएगा जनरली, ठीक है, क्योंकि वो और कहीं नहीं जाता। तो ध्यान रखना, इसका एन फैक्टर कितना होगा बता दो, +6। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी अगर MnO4 नेगेटिव आ जाए और वो एसिडिक कंडीशन दे दे, तो चुपचाप प्रोडक्ट ए बना देना। बेसिक या न्यूट्रल कंडीशन दे दे, चुपचाप ये बना देना। अगर बहुत ही बेसिक कंडीशन बोल दे तो चुपचाप ये बना देना। इसकी अगर बोले इसका प्रोडक्ट बना दे तो ये बना देना। ये तो मैं प्रिडिक्ट करवाना सिखा रहा हूं प्रोडक्ट। अब मैं इनके थोड़ा एक बार तुम्हें कलर बता देता हूं, काम आएंगे। ठीक है, इसका कलर होता है लाइट पिंक, लिख लेना, काम आ जाता है आगे कभी। ठीक है, इसका नाम इसका कलर होता है ब्राउन, और इसका कलर होता है मेरा ग्रीन। ठीक है, और इसका कलर भी ग्रीन होता है, और इसका कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज येलो होता है, ऑरेंज। अब ये नहीं है कि कोई पूछेगा, लेकिन ये कलर ना पूरी केमिस्ट्री में यूज होते रहते हैं आगे, तो अभी लिख लोगे तो बार बार लिखे जाओगे हर चैप्टर में, तो वहां पर फिर तुम्हें याद ही हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो अब तुम इसका प्रिडिक्ट कर लोगे कभी भी, अगर मैं तुम्हें बोलूं MnO4- है, एसिडिक कंडीशन है, तो किसमें जाएगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Mn2+ में। ठीक है, अगर मैं बोल दूं न्यूट्रल कंडीशन है, तुम बोलोगे सर प्रोडक्ट ये बनेगा इसका। अगर मैं बोल दूं बहुत ही एल्कलाइन है, तो तुम बोलोगे सर प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? कर लिया?
करो बेटा फटाफट करो। बेटा ये तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रोडक्ट प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे प्रिडिक्ट करेंगे आगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। काम जैसे जैसे आएगा बताता जाऊंगा। ध्यान रखना, अब लिखो प्रोडक्ट्स ऑफ कैटाइन, प्रोडक्ट्स ऑफ कैटाइन ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट है। अगर मैं इनको ऑक्सीडाइज करूं तो ध्यान रखना, जो मेरे अस एसिड होते हैं ना, जो अस एसिड, ओ सॉरी, जो अस आयन होते हैं वो मेरे इकाइन में चले जाते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरे पास Fe2+ है, तो तुम चुपचाप उससे Fe3+ बना दोगे, अगर मैं बोल रहा हूं उसको ऑक्सीडेशन किया है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं Sn2+ है, तुम चुपचाप उससे Sn4+ बना दोगे। अभी मैंने सिखाया था। इसको हम बोलते हैं एस फेरस, इसको फेरिक, इसको स्टेनस, इसको स्टेनिक, समझ रहे हो। ऐसे ही Ce3+ होता है, इसको आंखें बंद करके Ce4+ बना दोगे। तो ये मैं तुम्हें प्रिडिक्ट करना सिखा रहा हूं प्रोडक्ट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। एग्जांपल क्या, मान लो मैं तुम्हें दे दिया MnO4 नेगेटिव है, साथ में Fe2+ है। तुम मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यहां से तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, और साथ में लिख दिया एसिडिक कंडीशन है। देखो ये इसका क्या बनेगा बताओ, क्या बनाएगा ये Mn2+, इसका प्रोडक्ट बन गया, बताओ ये क्या बनाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये मैंने बता रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और मैंने बता रखा है कैटायन को अगर ऑक्सीडाइज करता हूं +2 वाला किसमें चला जाता है, +3 में। लो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गए। तुमने आंसर इतना मतलब बेहतरीन चीज कर दी, तुमने प्रिडिक्ट कर दिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये एग्जांपल है कि मैं क्यों करवा रहा हूं ये चीज। कई बच्चों को समझ नहीं आता बनाना क्या है, तो मैं पहले तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि बनता क्या है किसके होने से। क्या बोल रहे बेटा, बेटा होगा कुछ भी नहीं है, इसका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा ये नहीं जाता कहीं, तभी तो लिखवा रहा हूं, तभी तो लिखवाया था। ऑक्सीजन का कुछ चेंज ही नहीं होता, तो जिसका चेंज होना होता है उसी को हम रिएक्शन में लिखते हैं बस, ठीक है। अगला लिखो प्रोडक्ट्स ऑफ अनायन ऑन ऑक्सीडेशन, अनाइंस को। मतलब अगर मेरा, मुझे बताओ, जो मेरा 8 आयन था, अनाइन, 8 आयन, अनाइन कौन सा होता था याद है, 8 वाला। मतलब जो मेरा 8 वाला होता है, 8 अनाइन, क्या वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, वो पहले अपनी मैक्सिमम में है, मैक्सिमम से बाहर तो नहीं जाएगा ना वो, तो ये तो आगे कुछ करेगा ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन जो मेरा 8 आयन है, 8 अनाइन है, वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बताओ, वो किस में हो जाएगा, 8 में, समझ रहे हो, किस में हो जाएगा वो, 8 आयन में, या अनायन बोल लो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें दे देता हूं SO3 2- है, उसका मैंने ऑक्सीडेशन किया है, तो क्या आंसर दोगे मुझे। तुम बोलोगे कि सर इसका SO4 2- बनेगा, हमें पता है, हमने सीख रखा है, समझ रहे हो। अगर मैं तुम्हें दे दूं NO2- और मैं तुमसे बोलूं क्या बनेगा बेटा बताओ, तुम बोलोगे सर मुझे पता है ये मेरा आइट आयन है, नाइट्राइट, मुझे पता है नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो ये बना देगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनकी बैलेंसिंग सीखेंगे, और उसके बाद तो बस जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद आपका इक्विवेलेंट कांसेप्ट आ जाएगा, तो बेसिक्स अपना बस कल तक या परसों तक हो जाएगा। उसके बाद तो तुम्हें रिएक्शंस को वो करना होगा, मतलब चलाना होगा जैसे मोल में चलाते थे, ठीक है।
ओके चलो बेटा, जिन्होंने नहीं की वो बुकलेट सोल्व करके मुझे भेज देगा।